ये कहानी चुंगयान के बारे में है, जो एक कम वेतन वाले इंजीनियर था और तनाव से मर गया। फिर राजकुमार के शरीर में पुनर्जन्म हुआ। इस नई दुनिया में चुड़ैल और अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। चुंगयान ने अपने इंजीनियरिंग कौशल और इन शक्तियों का इस्तेमाल इस आदिम समाज में आगे बढ़ने के लिए योजना बनाई है। उसका नया जीवन अचानक शुरू होता है जब वह किसी को उसे जागने के लिए बुलाते हुए सुनता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक कुर्सी पर बैठा पाता है, अपने अपरिचित परिवेश से भ्रमित। वह चारों ओर देखता है और अजीब कपड़ों में महिलाओं को देखता है। जब वह आगे देखता है तो वह एक पूरे शहर को एकत्रित देखता है, मानो किसी निष्पादन मंच की ओर। व्यक्तिगत रूप से इस दृश्य से उसका दिमाग चकरा जाता है। कहानी कुछ समय पहले की है, जब वह संभवतः संख्याओं को संप्रेषण कर रहा था या कुछ ब्लूप्रिंट बना रहा था। अचानक एक गंजा आदमी उसे राजकुमार कहता है और याद दिलाता है कि फांसी का समय है और उसे जल्द ही अपने फैसले की घोषणा करनी होगी। लड़का कुछ समय तक अपरिचित रहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वह ध्यान करता है तो पिछले मालिक की यादें तुरंत उसके दिमाग में आती हैं। जाहिर है वह ग्रे कैसल का चौथा राजकुमार है, जिसे रोलैंड विंबलडन के रूप में जाना जाता है। वह अपने पिता को याद करते हैं कि अपने सभी भाई बहनों को अपने नियंत्रण में विभिन्न क्षेत्रों में सौंप दिया गया है और यह वादा किया गया है कि 5 साल में जो सबसे अच्छा शासन करता है वह राजा का पद विरासत में मिलेगा। लेकिन इस लड़के के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। वह सिर्फ एक साधारण आदमी है, जबकि उनके भाई और बहन एक भयानक समूह हैं जो उन्हें इस प्रतियोगिता में एक बढ़त देते हैं। पहले राजकुमार के पास असाधारण मार्शल कौशल है, दूसरा वित्त में उत्कृष्ट है, तीसरी राजकुमारी एक मजबूत अनुवर्ती की कमान रखती है और 5वीं राजकुमारी अत्यधिक बुद्धिमान है। इस बीच चौथे राजकुमार रोलैंड को अब तक केवल ऑक्सीजन का व्यर्थ खर्च माना गया है, जिनके पास कोई उल्लेखनीय प्रतिभा नहीं है। मामलों को बदतर बनाने के लिए उसे एक उजाड़ सीमा शहर, भगवान छोड़े गए शहर में सौंपा गया है, जहां सड़कें गंदगी और उपेक्षा से भरी हुई हैं। यहाँ उसे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और किसी तरह इस निराशाजनक जगह को एक समृद्ध क्षेत्र में बदलना चाहिए। अपनी स्थिति के लिए खेद महसूस करते हुए बूढ़ा आदमी उसे एक बार फिर याद दिलाता है कि वह जल्दी घोषणा करे। फिर लड़का समझ जाता है कि आज उसके पास एक चुड़ैल को फांसी देने का काम है। भीड़ बेचैन है, इस कथित चुड़ैल के निधन को देखने के लिए उत्सुक है, जिसे वे मानते हैं कि वह शैतान का अंडा है और पूरी तरह से मौत के हकदार है। लड़का इन रैगटैग व्यक्तियों द्वारा उड़ाए गए बुलक्रैप से हैरान है और उनके असभ्य व्यवहार से गहराई से निराश है, जो उसे गुस्सा देता है। निराशा में वह बूढ़े आदमी के हाथों से कागज दूर फेंक देता है और नाराज होकर सभी को तुरंत चुड़ैल को छोड़ने का आदेश देता है। भीड़ चुप हो जाती है, स्पष्ट रूप से राजकुमार के अचानक फैसले से नाखुश है। जनता की प्रतिक्रिया देखने के बाद वह थकी हुई आह छोड़ता है, कहता है कि वह हार गया है और सुझाव देता है कि वे परीक्षण को दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दें। बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। चीफ नाइट कार्टर लाना आगे कदम रखती है और उसे सोचने का आग्रह करती है। उसने जोर देकर कहा कि उन्हें अन्य चुड़ैलों को बचाने से रोकने के लिए तुरंत फांसी देनी चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राजकुमार हंसता था, इस कठिन रात को देखकर, जो एक बैल की तरह बना हुआ था, चुड़ैलों से इतना डरता था। हमारा नायक फिर नीचे सिर करना शुरू कर देता है। लापरवाही से यह इंगित करता है कि अगर अधिक चुड़ैल दिखाई देते हैं तो वे सभी को एक ही समय में खत्म कर सकते हैं। शूरवीर को यह नहीं पता कि इसे कैसे संभालना है और दृश्य सीमा शहर के महल में चौथे राजकुमार के निवास में स्थानांतरित हो जाता है। बाहर गुस्सा नाइट खड़ा है, जबकि हमारा नायक उसके चेहरे पर दरवाजा खोलता है। राजकुमार ने पहले आह छोड़ी और अचानक डर गया, क्योंकि उसने इतने लोगों से नहीं निपटा था। अपनी निरर्थक मृत्यु के बाद भी वह जीवन में दूसरे शॉट के लिए आभारी है और पूरी तरह से राजकुमार रोलैंड के जूतों में कदम रखने और चुड़ैल के साथ बातें सुलझाने के लिए तैयार है। दृश्य सीमावर्ती शहर कातसूरत में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वह चुड़ैल से मिलेगा। संभावित खतरों के बारे में शूरवीरों की चेतावनियों के बावजूद लड़का हंसता है और डरने के लिए मुख्य शूरवीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन शूरवीर जोर देता है कि चुड़ैल शैतान के मिनियन है। बिना किसी चिंता के नायक तब तक चलता रहता है जब तक वह कथित चुड़ैल के सामने नहीं आता। चुड़ैल आगे कदम रखता है और नायक उसकी सुंदरता पर शर्माता है, लेकिन शूरवीर तुरंत राजकुमार से पीछे हटने के लिए कहता है। नायक नाइट्स के कंधे पर हाथ रखता है और फिर से आगे बढ़ता है और लड़की से उसका नाम पूछता है। एक बार फिर लाउडमाउथ बाधित हो जाता है, इससे पहले कि वे सुनाई का आदान प्रदान कर सकें। शूरवीरों के निरंतर झटका से ऊबकर नायक चमकदार बख्तरबंद आदमी को सिर पर भौंक देता है और दूर रहने के लिए कहता है। लड़की की ओर मुड़ते हुए नायक पूछता है कि क्या वह अपना नाम साझा करेगी। वह अपना राज खोलने का फैसला करती है। उसने बताया कि उसका बूढ़ा व्यक्ति खदानों में फंसा हुआ था। कुछ लालची खननकर्ताओं ने अराजकता में उसका सामान लूटने की कोशिश की। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, लेकिन उसके चाचा को नीचे फेंक दिया। जब वह अपने चाचा को खत्म करने वाला था, वह हस्तक्षेप कर बैठी। उसका हाथ बढ़ा और अनजाने में कुछ ऐसा किया जो वह नहीं करना चाहती थी। वह आदमी भुलाकर जल गया, राख के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यह वह दिन था जब उसके पड़ोसियों ने उसे बुरा चुड़ैल बताया, भले ही उसने उनसे विनती की कि वह जादू टोना के बारे में उसका रहस्य न फैलाए। और इस रोने वाली कहानी का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि उसके अपने पिता ने उसे बाहर निकाला। फिर वही पुराना सलाहकार आदमी दिखाई देता है और हमारे नायक को सिर्फ महिला को भुना देने का सुझाव देता है कि वह कुछ भी अजीब खींचती है, लेकिन मेरा आदमी उसे ठंडा करने के लिए कहता है, क्योंकि वह इस जादू टोना को कार्रवाई में देखने के लिए उत्सुक है। महिला हैरान है कि कोई चाहता है कि वह अपनी शक्तियों को जारी करे, लेकिन हमारा नायक इसके बारे में सब ठंडा है।
उसे इसके लिए जाने के लिए धकेलता है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी शक्तियां उसके गर्दन के चारों ओर इस लॉकेट द्वारा अवरुद्ध हैं। वह पूछती है कि क्या वह उसे उतारने के लिए तैयार है और चेतावनी देती है कि वह अराजकता पैदा कर सकती है। लेकिन फिर वह लॉकेट चेन पकड़ता है, उसे तोड़ता है और लॉकेट को दूर फेंक देता है जैसे यह कुछ भी नहीं है। हमें अपनी शक्तियां पहले से दिखाओ, वह उससे कहता है। और इसलिए आग उसके चारों ओर क्रैक करने लगती है और आग का यह भयानक नृत्य सिर्फ हमारे नायक की आंखें खुली छोड़ देता है और पूरी जेल सेल प्रकाश के साथ चमक जाती है। राजकुमार डर जाता है जबकि महिला जेल की सलाखों को पिघलने के बाद आकस्मिक रूप से बाहर निकलती है। रात विपरीत दिशा में बोल्ट होती है, लेकिन हमारा आदमी उसकी जलती शक्तियों से उड़ा दिया जाता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि उसके सलाहकार ने क्यों कहा कि आग उसे छू नहीं सकती, क्योंकि वह मूल रूप से खुद आग लगा रही है। एक बार आग की लपटें बुझी जाती हैं, उसके अंदर पूर्व इंजीनियर एक प्रतिभा विचार के साथ चिंगारी लेता है। वह चीजों में क्रांति लाने के लिए इसका उपयोग किए बिना इतने महाकाव्य जादू को बर्बाद करने के बारे में नहीं है। जब उसने उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए कहा, क्योंकि उसने उसे दिखाया था कि वह क्या देखना चाहता है, तब उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह अपने जले हुए कपड़ों पर अपना कोट फेंक देता है और उसे बताता है कि वह काम पर रखी गई है। राजकुमार रोनाल्ड अपने पिछले जीवन के ज्ञान को उपयोग में लेते हुए घोषणा करते हैं कि वह अनिवार्य रूप से एक स्थायी गति मशीन है और कुछ नहीं सिर्फ फायर पावर उत्पन्न कर सकता है। हालांकि हर कोई राजकुमार की इस दूरगामी सोच को नहीं समझता है। सलाहकार रोनाल्ड के इस फैसले से अत्यंत नाराज है। वह चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि चुड़ैल की केवल इशारे से किसी को भी मिटाने की क्षमता होती है। इसके अलावा वह चेतावनी देता है कि उसे काम पर रखने से चुड़ैल सहयोग संघ का ध्यान आकर्षित हो सकता है और इससे वे संभावित विनाश का कारण बन सकते हैं। लेकिन रोनाल्ड बूढ़े व्यक्ति की चिंताओं को खारिज करता है और उसे काम का अनुबंध तैयार करने का निर्देश देता है। फिर वह दूर चलना शुरू करता है, लापरवाही से यह उल्लेख करता है कि वह चुड़ैल अन्ना के साथ एक काम करने का संबंध स्थापित करने का इरादा रखता है और आगे सलाहकार को उसके लिए आवास की व्यवस्था करने का आदेश देता है। प्रशासनिक कार्यालय में वापस बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने निर्देश के अनुसार सब कुछ किया है, लेकिन चुड़ैल की जान बचाने पर निश्चित नहीं है। राजकुमार ने उसे काट दिया, यह कहते हुए कि उसके फैसलों पर सवाल न उठाएं। उसके लिए चुड़ैल कुछ राक्षस नहीं है, लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी आश्वस्त नहीं है। वह तब है जब नायक सीधे कहता है, उसे याद दिलाता है कि सीमा शहर गड़बड़ है और उसके पास अपने भाई की संपत्ति या बुद्धिमत्ता नहीं है। यहां जीतना मुश्किल है और उसे कोशिश करनी होगी। बूढ़ा आदमी प्रभावित है और मिस अन्ना के साथ बैठक की व्यवस्था स्वीकार करता है। इस बीच मिस अन्ना को धोया जा रहा है और एक बार जब वह प्यारे साफ कपड़े पहनती है तो वह नायक से मिलने के लिए ले जाई जाती है। रात को नायक को झोपड़ी दिखाते हैं जहां अन्ना रहेगी। राजकुमार कुटीर से प्रभावित होता है, खासकर क्योंकि यह जल्दी तैयार हुआ था। तभी नाइट ने अन्ना के आगमन की घोषणा की। नायक घूमता है और अन्ना को नौकरानी के पोशाक में देखता है, जो बहुत सुंदर दिखती है। वह बहुत हैरान और अचंभित थी कि कपड़े इतने अच्छे से बने थे। उससे सवाल करता है कि नए पोशाक में कैसा महसूस कर रही है, पर खुशी की बजाय वह चिल्लाता है कि एक हत्यारे को क्यों आश्रय दे रहा है जो बुरा और नफरत से भरा है। राजकुमार आश्चर्यचकित करता है कि वह चीजों को इस तरह से नहीं देखता है। वह इन बकवास बातों को नकारता है जो बुरे चुड़ैलों और शैतानों के बारे में है। कहता है कि लोग डरते हैं क्योंकि वे समाज में उसके महत्व को नहीं समझते हैं। वह हाथ बढ़ाकर बताता है कि उसके खामियों के बावजूद वह उसे स्वीकार करता है। वह उसे सिखाने का वादा करता है कि कैसे अपनी शक्तियों का अच्छे के लिए उपयोग किया जाए और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालें। अंदर आकर अन्ना ने तुरंत अपनी जलती शक्तियों का अभ्यास करना शुरू किया। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती हैं, हमारे नायक को लगता है कि जादू का नियंत्रण सिखाना कठिन है। इसके अलावा हर बार जब वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, उसके कपड़े जल जाते हैं, जो उसे शर्मिंदा और नग्न कर देते हैं। दोनों अजीब महसूस करते हैं, लेकिन हमारे नायक को राहत मिलती है कि उन्होंने पहले से कपड़े के कई सेट तैयार किए थे। बस तब बूढ़ा आदमी सांस लेते हुए तत्काल खबर के साथ फटता है। वह यह बताकर सभी को चौंक देता है कि उनकी गश्त ने इस साल उम्मीद से महीने पहले दानव गतिविधि के संकेत देखे हैं। बेशक हमारे नायक को इन महीनों के राक्षसों का कोई सुराग नहीं है और सभी के डर को देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। बूढ़ा आदमी राजकुमार को बताता है कि पहली बर्फबारी के बाद हर सर्दी और जब सूर्यास्त होता है तो ड्रैगन स्पाइन पहाड़ों में नरक के द्वार खुलते हैं। सीमा शहर बचना मुश्किल है, इसलिए सभी को लंबे गीत किले में भागना चाहिए। हालांकि बूढ़ा आदमी उसे आश्वस्त करता है कि उनकी सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्सुक लड़का पूछता है कि क्या बूढ़े आदमी ने खुद नरक के ये द्वार देखे हैं। बूढ़ा आदमी ने यह नहीं बताया कि उनके लिए ऐसी चीजें देखना असंभव है। ड्रैगन स्पाइन पहाड़ न केवल खतरनाक हैं, बल्कि एक विकृत मायास्मा भी उत्सर्जित करते हैं, जो किसी को भी प्रभावित करता है जो बहुत करीब जाता है। इसका मतलब है कि केवल चुड़ैल क्षेत्र का पता लगा सकते हैं और नरक के द्वार देख सकते हैं। राजकुमार तब सोचता है कि क्या बूढ़े आदमी ने कभी एक बार फिर राक्षसों का सामना किया है। जवाब नहीं है। ग्रे कैसल के केंद्रीय क्षेत्र में यह उनकी पहली बार है और शायद ही कोई भी किसी असली दानव के साथ आमने सामने आया है। ऐसा लगता है कि यह हमारे नायक के लिए समझ में आता है कि यह जगह हलचल वाली अर्थव्यवस्था के साथ क्यों नहीं पनपती है, क्योंकि लोगों को हमेशा हर साल के अंत में निकाला जाता है। लड़का फिर एक वैध बिंदु उठाता है, जो कि यदि लंबा गीत किला राक्षसों को रोक सकता है तो इसका मतलब है कि वे अजेय नहीं हैं। इसलिए यह ध्यान में रखते हुए वह खुद इन राक्षसों के साथ फेंकने के लिए खुजली लगा रहा है।
बूढ़ा आदमी इस योजना से भयभीत है और बताता है कि लंबे गीत किले में विशाल दीवारें हैं जहां ड्यूक रेयॉन के कुलीन सैनिक तैनात हैं। वे बहुत भयावह हैं और सीमा शहर उत्तरी ढलान पहाड़ों में स्थित है जो आसन्न खतरों पर लंबे गीत किले को प्रारंभिक चेतावनी करता है। लेकिन हमारा नायक दृढ़ संकल्प है और बूढ़े आदमी को अनुभवी सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश देता है। इस गेजबो के नीचे उजले दिन में हम हमारी जोड़ी को दोपहर का नाश्ता करते हुए देखते हैं और इस दौरान राजकुमार उससे राक्षसों के महीनों के बारे में पूछता है। महिला तुरंत अनुपालन करती है। उसका स्वर गंभीर हो जाता है क्योंकि वह राक्षसों के महीनों के कठिन अनुभव को बताती है। हमारे नायक जैसे बड़े शख्सियों के विपरीत यहाँ के आम लोग हर साल इस बुरे सपने से निपटते हैं। वह बताती है कि उसके पिता शहर में कई अन्य लोगों की तरह एक क्षणिक जीवित रहने के लिए रोजाना संघर्ष करते हैं। जब राक्षसों के महीने शुरू होते हैं तो सीमावर्ती शहर के लोग अपने साल भर के खनन उत्पादन को अगले साल के राशन और कुछ सोने के बदले लंबे गीत किले में भेजते हैं। इस दौरान सर्दियों के बीत जाने तक हर कोई लंबी गर्दन में शरण लेता है। एक साल राक्षसों के महीने लगातार 4 महीने क्रूर चले। लॉन्गसोंग किले के अधिकारियों ने कहा कि शरद ऋतु में जो उन्होंने उत्पादन किया था वह केवल 3 महीने का भोजन खरीद सकता था। चौथे महीने की आपूर्ति नई पत्ती का इंतजार करती है। लेकिन राक्षसों के महीने और एक अतिरिक्त महीने चले जिसने लोगों फंसा दिया। लॉन्गसोंग से ग्रब को लोगों में समान रूप से बांटा गया जिससे कमजोर को धमकाने का कारण बन गया। राजकुमार उसकी दुखद कहानी सुनता है और महिला को बताता है कि राक्षसों के महीनों से फिर कोई पीड़ित नहीं होगा। गेजबो छोड़कर नायक प्रगति जांचने सलाहकार से मिलने कहता है। सीमा शहर प्रशासनिक कार्यालय में स्थानांतरित हो जाती है जहां सलाहकार बरोफ 3 लोगों को लाया गया है। 2 सैनिक हैं, सीमा शहर गश्त के प्रभारी बड़े शख्स और हर साल बीकन प्रज्वलित करते हैं। तीसरा एक शिकारी है जो दावा करता है कि उसने खुद को बैग करने से पहले राक्षसों का सामना किया है। पहले डरे हुए सैनिक में से एक राजकुमार के सामने अपने शब्दों से ठोकर खाता है। पूछते हुए कोई मतलब नहीं है। राजकुमार फिर दूसरे सैनिक को बोलने धक्का देता है। दूसरा बताता है कि राक्षस जंगल में नियमित जानवर थे लेकिन बुरे मियासमा ने उन्हें बर्बर जानवरों में बदल दिया। वे कठिन हैं लेकिन फिर भी हत्या योग्य हैं। राक्षसों के महीने खत्म होते ही लंबे गाने का किला क्षेत्र में किसी भी चलने वाले को मोड़ने के लिए घुड़सवार सेना भेजता है। वह तब होता है जब शिकारी अपना पहला हिस्सा जमीन पर मारता है। वह दिखाता है कि उन राक्षसों को मारना आसान है और वह पहले ही नीचे ले जा चुका है। फिर बड़ा आदमी हमारे राजकुमार के सामने घुटनों टेकता है। सलाहकार शिकारी को लोहे की कुल्हाड़ी देता है, यह कहते हुए कि गपशप है कि उसकी नसों में मोजांग कबीले के खून के कारण वह इतना लंबा है। हमारा नायक उससे पूछता है कि क्या उसकी कहानियां सच हैं। लोहे की कुल्हाड़ी आत्मविश्वास से सिर हिलाती है और बताती है कि उसने पहले ही एक दानव सुअर और एक भेड़िया को मार डाला है। लोहे की कुल्हाड़ी शिकारी को बताती है कि राक्षसों को कैसे वर्गीकृत करना है। गार्ड के अनुसार ये जानवर नरक मायस्मा का स्वाद पाने के बाद बेर्क हो गए और इसीलिए वे इतने खतरनाक हैं। भेड़िया प्रकार का छोपे और बिजली तेज होता है और जंगली सुअर की पीठ इतनी कठिन होती है कि क्रॉसबो भी इसे छेदने के लिए संघर्ष करता है। राजकुमार जल्दी से समझ जाता है कि ये राक्षस जानवरों के उन्नत रूप हैं। शिकारी सहमत होता है और कहता है कि वे ज्यादा खतरा नहीं है। हाइब्रिड प्रकारों पर चर्चा करते समय वह गंभीर हो जाता है। उन्हें शैतान की रचना कहता है जिन्हें केवल नरक ही बना सकता है। एक हाइब्रिड का वर्णन करते हुए शिकारी ने उल्लेख किया कि इसमें उथल जानवर के शरीर और पैर थे लेकिन उड़ान के पूरे लिए बड़े पंख भी थे। इसके अलावा इसकी इंद्रियां गहरी थीं, हमेशा अपने शिकार को सही से पता लगाती थीं, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से छिपा हो। शिकारी बेहोश होने से पहले लाल पानी की नदी में कूद गया और बच गया। ऐसा लगता है कि हमारा नायक बड़ी दीवारों वाले राक्षसों को संभाल सकता है, लेकिन उड़ने वाले राक्षसों का क्या? वह अपने शूरवीर से पूछता है कि क्या हाइब्रिड दानव प्रकार दुर्लभ होते हैं, और शूरवीर जोर से सिर हिलाता है। कहते हैं कि दानव के महीने में आप आमतौर पर उनमें से 2-3 देखेंगे। ये लंबा गीत किले को काफी सिरदर्द देता है। लड़का मेज पर हथौड़ा मारकर कहता है कि वह सर्दियों के लिए सीमावर्ती शहर में रहेगा। हर किसी के फैसले पर जबड़े गिर जाते हैं और रात उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे राक्षसों से ज्यादा हैं। हमारे नायक सुझाव देते हैं कि उत्तर ढलान पहाड़ के पैर से लाल पानी की नदी तक एक दीवार बनाए, लेकिन रात इसे एक पाइप सपना बताते हुए कहती है कि ऐसी दीवार बनाने में जीवन भर लगेगा। मेरा आदमी पीछे झुक जाता है, रात को ठंडा करने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि अगर वह दीवार को जल्दी नहीं खोल सकता है तो वह दूसरों की तरह पीछे हट जाएगा, क्योंकि वह भी इस जगह पर अपना जीवन फेंकने वाला नहीं है। नाराज शूरवीर आखिरकार शांत हो गया। किसी भी कीमत पर हमारे नायक को बचाने के लिए अपनी वफादारी से भीख मांगा। क्लियर वाटर के हलचल भरे महल बंदरगाह पर हम तीसरी राजकुमारी की झलक देखते हैं। वह सर्दियों के संकेत देने वाली ठंडी समुद्री हवा पर टिप्पणी करती है, फिर अपने नाइट रेयॉन की ओर मुड़ती है और उनके काले पाल बेड़े की वापसी के बारे में पूछती है। वह उसे आश्वासन देता है कि यदि सब अच्छा रहा तो उन्हें 3 दिन में बंदरगाह पर लौटना चाहिए। राजकुमारी यह नोट करती है कि यह साल का उनका अंतिम अभियान है और उम्मीद करती है कि यह उत्साहवर्धक हो। महल में वापस आते हुए नाइट आश्चर्य करता है कि वह सिंहासन प्रतियोगिता के लिए कैसे तैयार थी। उसके पिता ने उन पर उड़ाया। वह स्वीकार करती है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह सोचती है कि यह सब राजा के पसंदीदा बेटे के सिंहासन पर पहुंचने के मार्ग को आसान करने के लिए है। फिर भी वह यह कहते हुए हंसती है कि चीजों को चलाने में अच्छा होने का मतलब स्वचालित रूप से दूसरा बेटा जीतेगा।
वह अपने शूरवीर से कहती है कि वह और अच्छी तरह से समझे कि वह इस बड़े अभियान पर काले पाल के बेड़े को क्यों भेज रही है। विचार करने के बाद नाइट को एहसास होता है कि उसका बेड़ा केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि गंभीर प्रभाव और शक्ति प्राप्त करने के लिए है। ब्लैक सेल प्लान शुरू करने के बाद से उसने अपने खेल का समर्थन करने के लिए कुशल नाविकों, कठिन सेनानियों और प्रमुख सहयोगियों को इकट्ठा किया है। ये गार्सिया विंबलडन है, जो ग्रे कैसल की तीसरी राजकुमारी हैं। वह सिंहासन पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बुद्धि और रणनीति का उपयोग कर रही हैं। राजकुमारी फिर पूछती है कि चौथे राजकुमार को बंद करने की उनकी साजिश रात में कैसे चली गई, और कहती है कि सीमा से कोई शब्द नहीं मिला है, जिसका अर्थ है कि उनकी जहर योजना शायद विफल हो गई और जिन जासूसों को उन्होंने काम करने के लिए भेजा था वे गायब हो गए। वह सोचती है कि उसका छोटा भाई उन्हें पकड़ते ही उन जासूसों को तुरंत खत्म कर देगा। ऐसा लगता है कि जहर ने अपना काम किया और चौथे राजकुमार को मार डाला, लेकिन हमारे नायक केवल अपने शरीर में बदल गया, जिससे उन्हें लगता है कि जहर योजना विफल हो गई। वह अब नायक को मारने की योजना बना रही है। एक बार जब वह लंबे गीत किले में शरण लेता है और उसके शूरवीर को तब तक कसकर बैठने के लिए कहता है, वह कहती हैं, चूंकि जहर ने असर नहीं किया, इसका मतलब है कि सांप जिसने उन्हें सामान बेचा वो झूठे हैं। तीसरी राजकुमारी उन झूठों के लिए सजा की योजना बना रही है और वह अपने शूरवीर से कहती है कि उसे फांसी पर लटका दें। यह मजेदार है कि वह अपने विश्वसनीय जहर विशेषज्ञ पर आरोप लगाने वाली है, भले ही चौथे राजकुमार ने वास्तव में उस जहर से दम तोड़ा। अगला दृश्य हरियाली से भरे परिदृश्य को दिखाता है, जहां हम उसके शिक्षक कार्ल से मिलते हैं, जो उससे पूछता है कि वह आज क्या पढ़ रही है। क्या यह कविता है या शायद उनके चर्च का इतिहास? लड़की अपने शिक्षक को बधाई देती है। इससे पहले कि वह कुछ भी कहे, उसकी निर्दोष छवि उसकी आंखों के सामने टूट जाती है। वह चौड़ी आंखों से घूरते हुए छोड़ दिया जाता है और अगला दृश्य उसे भीड़ में ले जाता है, जहां उसके शिष्य पर चुड़ैल और शैतान के पुनर्जन्म का आरोप लगता है। उसे वहां लटका देख वह अपने चेहरे पर हाथों थप्पड़ मारता है, अपने कार्यालय में जागता है। एक बार जब वह आखिरकार जाग जाता है तो वह भारी सांस लेता है, अन्ना के लटकने की दृष्टि से परेशान होता है। उनका मानना है कि अगर अन्ना जैसी शुद्ध दिल वाली लड़की को भी बुरा कहा जा सकता है, तो ग्रे कैसल के उन लालची प्रशासनिक अधिकारी नरक की गहराई से पैदा हुए सच्चे राक्षस होना चाहिए। वह कहता है कि अगर केवल 100 सोने के लिए कम गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपयोग नहीं करते तो थिएटर नहीं गिरता और निर्दोष पीड़ित जीवित होते। उनकी नजर में भ्रष्ट व्यक्ति वे हैं जो जघन्य कृत्यों और भ्रष्टाचार के लिए फांसी के हकदार हैं। दुर्भाग्य से इस देश ने उन्हें उचित सजा नहीं दी है। दोष निर्दोष पत्थर मासनों पर गिरा, जिससे कर, असमानता, कानून का शासन कम हुआ और एक निर्दोष लड़की को राक्षस के रूप में लेबल कर फांसी दी गई। वह ईश्वर से मदद मांगता है। अचानक दरवाजा खटखटाया गया और जब वह खोलता है तो अपने एक छात्र नाना को पाता है, जो चिंतित दिखता है। छोटी लड़की दर्पण से पूछती है कि क्या वह अन्ना की तरह फांसी पर लटका देगी। आदमी उसे माथे पर थपथपाकर आश्वासन देता है, उसकी रक्षा करने का वादा करता है। वह शहर में घूमते हुए सोचता है कि शक्तिशाली लोगों ने निर्दोषों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। तब उनका ध्यान शहर के चौक पर हंगामे की ओर आकर्षित होता है। लोग क्वेस्ट बोर्ड के आसपास इकट्ठा होते हैं और चारवेन राजकुमार द्वारा पोस्ट किए नोटिस पढ़ते हैं। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में श्रमिकों, बजरी श्रमिकों और पत्थर मेसनों के लिए कहता है। नोटिस में आवेदकों के लिए आवश्यक जानकारी है। शिक्षक की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने नोटिस पर हस्ताक्षर किए और हमारे नायक का नाम मुहर देखी। तब वह हमारे नायक चौथे राजकुमार को याद करता है। उन्होंने राजकुमार के अनूठे विचार और अलग व्यक्तित्व की अफवाहें सुनी हैं। राजकुमार भी चर्च के बड़े प्रशंसक नहीं लगता है, जो शिक्षक को थोड़ी उम्मीद देता है। लेकिन अभी वह चिंतित है कि अन्ना का समर्थन उसे चुड़ैल सहानुभूतिकार लेबल कर सकता है और फांसी पर लटका सकता है। वह सोचता है कि अगर राजकुमार चर्च से नफरत करता है तो शायद उनके सख्त कानूनों से भी नफरत करता होगा। वह अन्य लड़कियों को चुड़ैल होने के लिए चर्च की गंभीर सजा का सामना करने से बचाने का एकमात्र तरीका है। हम अपने नायक के साथ वापस आ गए हैं और उसका शूरवीर उससे दीवार के आयाम के बारे में पूछ रहा है, जिसे वह बनाने की योजना बना रहा है। नायक कहता है कि यह 15 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होगा। 4 लोगों के लिए ठीक है। नाइट ने तब कहा कि उन्हें बड़ी संरचना को स्थिर करने के लिए गहरी खाई खोदने की आवश्यकता होगी। दीवार 15 फीट ऊंचा और शीर्ष पर 6 फीट चौड़ी होगी। स्थिरता के लिए आधार चौड़ाई को दोगुना करना पड़ेगा। यहां तक कि 350 कारीगर खुदाई और निर्माण पर काम कर रहे हैं। यह अगले साल के राक्षसों के महीनों से पहले ही खत्म होगा। राजकुमार उत्सुक रूप से पूछता है कि मुख्य चुनौती क्या होगी, जिसमें इतना लंबा समय लगता है। शूरवीर बताता है कि असली समस्या दीवार बनाने में है। उनके पास हर चट्टान का चयन और चमकाना जरूरी है ताकि वे सही तरीके से फिट हो सकें, अन्यथा दीवार टिक नहीं पाएगी। राजकुमार ने खाई खोदने और दीवार बनाने की अपने शूरवीर की योजना को अपनाने का निर्णय लिया। दीवार बिछाने के समय वह शूरवीर को आश्वस्त करता है और ग्रे कैसल की अल्केमी कार्यशाला का खुलासा करता है, जो सीमेंट का उत्पादन करती है, जिससे सभी प्रभावित होंगे। रात बहुत ध्यान से सुनती है क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में सीमेंट के बारे में नहीं सुना है। अगले दृश्य में हम सीमा शहर में सीमेंट भट्ठा कमरे के बाहर हैं, जहां हम दोनों को कॉटेज के बाहर खड़े देखते हैं। राजकुमार हमें समझाता है कि सीमेंट बनाना काफी आसान है क्योंकि यहाँ कच्चे माल प्रचुर मात्रा में है, लेकिन असली चाल कैल्सिनेशन तापमान को ठीक बनाने में निहित है।
दुर्भाग्यवश वह सटीक तापमान याद नहीं कर पा रहा और इस दुनिया में इसे ठीक से मापने का कोई तरीका नहीं है। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और अन्ना प्रवेश करती है। राजकुमार के अंदर घुसने से पहले नायक शूरवीर को पीछे रहने के लिए कहता है। यह स्पष्ट है कि राजकुमार अपने सीमेंट बनाने के लिए अन्ना की कौन सी शक्तियों का उपयोग कर रहा है और वह कार्य के लिए पूरी तरह से उपयुक्त लगती है। उससे पहले कि वह पूरी तरह नग्न होकर बाहर निकलती है, हमारे नायक ने उसे फिर से अपना कोट दे दिया और जब वह कुटीर से बाहर आई उसने गर्व से कहा कि उसने वही किया जो राजकुमार ने करने को कहा था। अंदर हमें फर्श पर सीमेंट का ढेर मिला। लड़का तेजी से उत्पाद की जांच करता है, यह देखने के लिए कि क्या उनके प्रयोग का भुगतान हुआ है और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से पहले इसे आजमाने का निर्णय लेता है। उत्सुक रूप से अन्ना पूछता है कि वह सीमेंट का उपयोग कहां करने की योजना बना रहा है। लड़के ने बताया कि इसका उपयोग घर, पुल, सड़क और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकेगा। वह इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह उन्हें बारिश, गर्मी या बर्फ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचाएगा जो अन्यथा उनके घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुटीर के बाहर खड़े होकर वह अन्ना को सीमेंट बनाने की सफलता के लिए सारा श्रेय देता है। उन्होंने अंत में सीमेंट के साथ कुछ चौकोर चट्टानों को चिपकाया और परिणाम देख दोनों आश्चर्यचकित हो गए। शूरवीर इस अद्भुत खोज पर आश्चर्यचकित है, जबकि हमारा नायक बारीकी से निरीक्षण करता है और समान रूप से स्तब्ध रह जाता है कि यह सामान्य गंदगी और कीचड़ की तुलना में बेहतर ढंग से बंधा हुआ है। शूरवीर यहां तक कि पत्थरों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी सारी बल लगाने के बावजूद वह उन्हें बजट नहीं कर सकता है अकेले उन्हें अलग करने दें। राजकुमार अपने शूरवीर को याद दिलाता है कि वह चीजों का अनुमान कम कर रहा है क्योंकि यह चीजें उसकी मूल सोच से बेहतर बनाई गई हैं। शूरवीर भी चिपचिपा चीजों के इस आकर्षक आविष्कार से आश्चर्यचकित है जो कुछ समय में ठोस चट्टान में बदल जाता है। वे 5 साल में सीमा कवर कर सकते हैं, लेकिन आदमी इतनी बड़ी परियोजना खारिज करता है। कहते हैं सबसे ऊंची दीवारें दुश्मनों को नहीं रोक सकती। उनका पहला दुश्मन प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ है ताकि उनके लोग बेघर ना हों। वह दुनिया को साबित करने के लिए दृढ़ है कि चुड़ैल मानवता की सबसे उत्पादक संपत्ति है। अगले दिन से कुटीर में राजकुमार कामगारों की मदद से सीमेंट का उत्पादन करने लगे। वे आपूर्ति इकट्ठा करने में जल्दी कर रहे थे। अन्ना को आराम दिया। इस बीच राजकुमार ने उत्तरी ढलान पहाड़ और लाल पानी नदी के बीच शहर की दीवारों की नींव की खुदाई शुरू की। चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही हैं। राजकुमार ने व्यक्तिगत रूप से निर्माण स्थल का दौरा किया और उत्तरी ढलान पर श्रमिकों को एक प्रेरक बात दी। उन्होंने उनके समर्पण पर ध्यान दिया, लेकिन राजकुमार ने भेड़ से मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि उनके प्रयासों के बावजूद वे केवल उत्तरी ढलान पर एक खुरदरी खाई खोदने में कामयाब थे। शहर की दीवार के लिए आवश्यक मजबूत नींव के बजाय एक अस्थायी जल निकासी खाई। भले ही हमारा नायक अपने सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ जोड़ी में मैकेनिकल ब्लूप्रिंट पर गीक आउट करता था, उन्होंने काफी गीकी जोड़ी बनाई, लेकिन अब वह इन सिविल प्रोजेक्ट विवरणों से निपटने में परेशानी महसूस कर रहा है और एक विशेषज्ञ की सहायता चाहता है। सोच में खोए हुए सलाहकार बताते हैं कि एक पत्थर के श्रमिक ने भर्ती नोटिस का जवाब दिया है। वह ग्रे कैसल मेसन गिल्ड का सदस्य है। राजकुमार तुरंत गिल्ड को देश के प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में पहचानता है, हालांकि एक निर्माण दुर्घटना की वजह से इसे भंग कर दिया गया था। फिर वह बताते हैं कि इस काम में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। वह प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है और अपने सलाहकार को पत्थर के श्रमिक को लाने का निर्देश देता है। हम फिर से रोलैंड के प्रशासनिक कार्यालय में पहुंचते हैं। हमारा नायक अपनी डेस्क पर आराम करते हुए समय बिताता है, जबकि अन्ना पास में बैठकर एक किताब पढ़ रही है। अंततः वह रात आती है जिसका नायक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हमारे आश्चर्य के लिए यह वही शिक्षक है जो अपने छोटे चुड़ैलों के बारे में चिंतित था। जैसे ही शिक्षक राजकुमार की प्रशंसा शुरू करने वाला था, नायक औपचारिकताओं को छोड़कर उसे आराम करने के लिए कहता है। शिक्षक अन्ना को देख आश्चर्यचकित होता है, उसका मन विचलित हो जाता है। इस बीच हीरो और रात दोनों इस अप्रत्याशित मिशन से हैरान हैं। संभावित परेशानी को भांपते हुए राजकुमार जल्दी से शूरवीर को दरवाजा रोकने का निर्देश देता है। हमारा शूरवीर आदेश का पालन करता है। प्रवेश द्वार पर जाकर धमकी देने वाले आदमी को न रोकने के लिए तैयार है। नायक को यह यकीन करना मुश्किल है कि एक यादृच्छिक शिल्पकार अन्ना का पड़ोसी बन सकता है। तभी शिक्षक अचानक घुटनों पर गिरता है। अन्ना से उसके समय पर मदद न करने के लिए माफी मांगता है। तब राजकुमार को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आदमी उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अन्ना भी तुरंत अपने शिक्षक को पहचानती है। राजकुमार आदमी को खड़े होने का आदेश देता है और अन्ना के साथ उसके रिश्ते की व्याख्या चाहता है। आदमी खुद को संभालता है और दृश्य के लिए माफी मांगता है। फिर वह खुद को कार्ल वैन बेट के रूप में पेश करता है, जो सीमावर्ती शहर में मेसन गिल्ड टर्न टीचर के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि अन्ना हमेशा उनकी छात्रा रही है। कार्ल कहता है कि वह नहीं समझ सकता कि नायक ने अन्ना की जान क्यों बचाई। शायद वह उसे प्रेमिका के रूप में चाहता है, लेकिन कार्ल खुश है कि सिर कटवाने से बचा। राजकुमार को सब कुछ समझाने के बाद आदमी ने कहा कि अन्ना जैसी एक और लड़की है जिसे नायक महल में छुपा सकता है। राजकुमार वादा करता है कि अगर लड़की चुड़ैल है तो उसे नुकसान नहीं होगा और उसे यहां लाने के लिए कहता है। हालांकि वह उसे अपने परिवार से दूर नहीं ले सकता,
खासकर क्योंकि वे इस समय उसे सीधे धमकी नहीं दे रहे हैं। आदमी आनंद में फट गया। उस अगली चुड़ैल से मिलने और उसकी शक्तियों का पता लगाने के लिए उत्सुक था। बाहरी रूप से वह शांत और शांत रहता है। राजकुमार स्पष्ट करता है कि उसने लड़की को दया से नहीं बचाया, लेकिन क्योंकि उसे उसकी मदद की आवश्यकता है। वह उन बकवास कहानियों में विश्वास नहीं करता है जो चुड़ैल की शक्तियों को बुराई के रूप में चित्रित करते हैं। इसके बजाय वह उन्हें मूल्यवान उपहार के रूप में देखता है यदि बुद्धिमानी से संभाला जाता है और जिम्मेदारी से उपयोग किया जाता है। इसलिए चाहे वह अन्ना हो या दूसरी लड़की, नाना या कोई अन्य चुड़ैल, जब तक उन्होंने वास्तविक अपराध नहीं किए हैं वह उन्हें किसी भी तरह से दोषी नहीं मानेगा। एक बार जब यह रास्ते से बाहर हो जाता है तो हमारा नायक आखिरकार व्यवसाय पर आता है और आदमी से पूछता है कि क्या उसने कभी ग्रे कैसल टाउन में निर्माण में मदद की है। आदमी उत्साह से सिर हिलाता है। यह कहता है कि उसके पास बहुत अनुभव है। राजकुमार तब उन दानव जानवरों को दूर रखने के लिए उत्तरी ढलान पहाड़ और लाल पानी की नदी के पैर के बीच एक दीवार बनाने की अपनी योजना बनाता है। अब से यह आदमी पूरी परियोजना के प्रभारी है। अगले दृश्य में हम सीमा शहर में रोलैंड के महल के उद्यानों में हैं, जहां नाना आखिरकार हमारे नायक का दौरा करता है। पहली नजर में वह थोड़ा घबराई से दिखती है। जब छोटी लड़की पूछती है कि क्या वह वास्तव में प्रिंस रोलैंड विंबलडन को देख रही है तो प्रिंस हंसता है और पुष्टि करता है कि यह वह मांस में है। नाना प्रज्वलित होती है और खुद को नाना पाइन के रूप में पेश करती है। एक बीट याद किए बिना नाना अन्ना के पास दौड़ती है और उसके साथ खेलना शुरू करती है जैसे वे हमेशा बहन रही हैं। राजकुमार वास्तव में उत्सुक हैं कि इन युवा लड़कियों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वे बहुत प्रतिभाशाली हैं। लड़का छोटी लड़की को उसकी चुड़ैल के रूप में जागने की याद दिलाता है और कहता है कि फांसी केवल अपराधियों के लिए होती है। लड़की जोर देती है कि वह एक शैतान के कब्जे में है, जिसकी उसके शिक्षक ने भी पुष्टि की। अन्ना उसे सिर पर एक आश्वस्त थपथपाया देती है, जबकि हमारे नायक पूछते हैं कि उसने पहली बार देखा कि कुछ चल रहा है। वह कहती है कि 1 सप्ताह पहले उसने एक पक्षी देखा था जिसका पैर टूट गया था। मदद करने की मजबूत आग्रह महसूस करते हुए पानी की धब्बे जैसी कुछ उसके दिमाग में आ गई और पक्षी को घेर लिया और पक्षी का पैर तुरंत ठीक हो गया। कहानी सुनने के बाद राजकुमार अपने शूरवीर से एक चिकन लाने के लिए कहते हैं। रात में हमारे नायक को आश्चर्य होता है कि क्या उसकी शक्तियां उपचार में काम आती हैं। राजकुमार कहता है कि जानवरों को बचाना एक अच्छे इंसान की निशानी है। लड़की सहमत होती है और बताती है कि लोग चुड़ैलों से डरते हैं क्योंकि वे असामान्य चीजें कर सकते हैं। वह जोर देकर कहती है कि उसने कभी शैतान नहीं देखा है। हमारा नायक उसे तुरंत स्वीकार कर सिर पर थपकी देता है। याद दिलाता है कि चर्च और उनके शिक्षक को झूठ से धोखा दिया गया था। भ्रमित लड़की पूछती है कि कोई झूठ क्यों बोलेगा। लड़का बताता है कि यह अच्छे या बुरे के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है जो फर्जी कहानियां फैलाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। एक बार चिकन आने के बाद छोटी लड़की राजकुमार से आसान चलने को कहती है। लड़का सहमत है, लेकिन अपने शूरवीर से कहता है कि चिकन को सिर पर मारने से पहले कसकर पकड़ें। गरीब पक्षी दर्द में चिल्लाता है और गिर जाता है। फिर वह लड़की से कहता है कि चिकन को ठीक करे। वह सिर हिला कहती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। जब वह हाथ रखती है तो पानी वाले ब्लॉब फिर से पॉपअप होते हैं और वह काम में लग जाती है। कुछ घंटे बीतते हैं और लड़के के मोटे व्यवहार के बावजूद जिससे चिकन निकाला गया, वह अंततः नाना की शक्ति को समझता है। वह टूटे हिस्सों को ठीक कर सकती है और फ्रैक्चर को ठीक कर सकती है। हालांकि एक चिकन को मृत से वापस लाना असंभव है। एक बार जब चिकन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो लड़का अपने शूरवीर से कहता है कि उसे रसोई में ले जाए। लड़की आंखों में आंसू लिए चिकन के साथ राजकुमार कितना सख्त था, लेकिन वह आश्वासन देता है कि यह आवश्यक था। अंत में उनके सामने स्वादिष्ट भोजन की दावत नजर आती है। नाना अपने चिकन की शिकायत भूल जाती है क्योंकि वह उत्सुकता से उसके सामने पके हुए पक्षी को देखती है। उनकी छोटी दावत के बाद छोटी लड़की आखिरी बार अपना हाथ लहराती है और हमारा नायक जवाब में वापस लहराता है। इस बीच अन्ना उत्सुक है कि हमारा नायक उसे महल में क्यों नहीं रख रहा है, ये जानते हुए कि वह एक चुड़ैल भी है। वह उसे याद दिलाता है कि उसके पास अभी भी एक परिवार है जो अभी तक उसकी शक्तियों के बारे में नहीं जानता है। लेकिन अन्ना चिंतित है कि उसके माता पिता उसे पता लगाने और निर्वासित करने से पहले यह केवल समय की बात है। वह सहमत है, लेकिन उसे आश्वस्त करता है कि जब तक उसकी क्षमता गुप्त रहती है उसे अपने माता पिता के साथ समय को संजोना चाहिए। फिर उसने पूछा कि क्या वह अपने पिता को याद करती है। वह दुखी रूप से सिर हिलाती है, लेकिन हमारा नायक उसके अकेलेपन को समझ सकता है जिसे वह अनुभव करती है। उसके मन को शांत करने के लिए वह वादा करता है कि नाना उसके साथ जादू का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन आएगी ताकि वह अकेला महसूस न करे, और दोनों लड़कियों को सामान्य जीवन देने की कसम खाता है जो वे चाहते हैं। और हर शब्द का मतलब है। महल में वापस हमारे नायकों को थोड़ा उबाऊ महसूस हो रहा है क्योंकि कार्ल वैन बेट ने दीवार निर्माण का प्रभार संभाला है। हर दोपहर उसे चाय पार्टी के लिए ले जाया जाता है, जबकि लड़कियों को जादू सिखाया जाता है। हर समय वह उत्तरी ढलान पहाड़ के पैर पर शहर की दीवारों की प्रगति की जांच करता है और हमेशा प्रभावित होता है कि यह उम्मीद से कितना बेहतर जा रहा है। लेकिन फिर सलाहकार कुछ अच्छी खबर नहीं लेते हैं। वह बताते हैं कि उन सभी कारीगरों और मजदूरों को काम पर रखना बहुत महंगा है और सारी नकदी सीधे हमारे नायक की जेब से बाहर आ रही है। इस डर से स्टर्ट्स चिंतित थे कि उनके पास वसंत तक पर्याप्त पैसा नहीं बचेगा। हमारे नायक आधिकारिक तौर पर घबराने लगते हैं, यह समझते हुए कि वह भ्रमित हो गया है। थोड़ी देर बाद जब वह इस वित्तीय गड़बड़ से बाहर निकलने के लिए विचारों को मन में डाल रहा है
तो बूढ़े आदमी को यह अजीब लगता है कि राजकुमार ने हाल ही में कितना बदल दिया है, जैसे कि वह उस दिन में एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया है। यह व्यक्ति जीवन के सुखों के अलावा कुछ नहीं जानता था। बूढ़ा आदमी हमारे नायक के साथ इसलिए है क्योंकि राजा ने उसे सिंहासन की प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद वित्त मंत्री बनने का वादा किया है। जब वह पहली बार सीमावर्ती शहर में पहुंचा तो वह इसका प्रबंधन नहीं करना चाहता था और न ही वह सिंहासन के लिए लड़ रहा था। उसने सभी रईसों को निराश किया और सारी जिम्मेदारियां बूढ़े आदमी पर डाल दी। लेकिन जब से उसने उस चुड़ैल को बचाया, राजकुमार पूरी तरह बदल गया है। राजकुमार अब चीजों को अच्छे से सोच समझकर संभाल रहा है, जैसे यह उसकी दूसरी प्रकृति है। वह बूढ़े आदमी से कठोर स्वर में बात करता है, जिससे उस दोस्त को लगता है कि राजकुमार शैतान या किसी और चीज के कब्जे में है। लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे खारिज किया कि अगर राजकुमार वास्तव में कब्जे में होता तो वह उस भगवान को छोड़े गए प्रतिशोध लॉकेट को लापरवाही से नहीं पकड़ता। सीमावर्ती शहर के बंदरगाह पर घटनास्थल पर वापस आ गए। 2 रईस और यह लाल बाल आदमी, जो कुछ राजदूत की तरह दिखता है, हवा की शूटिंग कर रहा है। चश्मे में आदमी राजदूत को याद दिलाता है कि वे आखिरी बार 1 साल पहले झूल गए और शिकायत करते हैं कि शहर अभी भी चट्टानों का एक उजाड़ ढेर है। यह पिछले 6 महीने में लाल बाल पाइप को ठीक कर रहा था। उन्होंने कहा कि हर सीजन ड्यूक यहाँ कोई नया भेजता है। उन्हें याद है कि पिछली गर्मियों में जब चट्टानों के अलावा चारों ओर सभी प्रकार के फैंसी फर तैरते थे, जब वह कुछ रसदार बताने वाला है तो इसे छिपाने का फैसला करता है और सीमावर्ती शहरों की क्षमता पर ध्यान देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में यह एक किले चौकी है, लेकिन यहाँ एक ठोस रक्षा रेखा स्थापित कर सीमावर्ती शहर और किले की सभी भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अचानक चश्मे में आदमी परेशान हो गया, यह बताते हुए कि भंडार खाली है और सीमा शहर में आज अपना अयस्क तैयार होना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये आगंतुक दानव के महीनों से पहले अयस्क इकट्ठा करने आए हैं, बदले में सीमावर्ती शहर को आश्रय देते हैं। राजदूत समस्या को नायक के पास लेने का फैसला करता है। वे अपने घोड़ों पर वापस चलते हैं। बैंगनी बालों वाला आदमी सोचता है कि क्या सीमा शहर को नया व्यापार भागीदार मिला या पहले से अयस्क बेच दिया गया। उसे यकीन है कि यह चौथा राजकुमार है। हमारा नायक कौन है? लाल बाल सोचते हैं कि क्या राजकुमार ने लाल पानी की नदी के शहरों के साथ सौदा किया है? यदि हाँ, तो उन्होंने एक और सौदेबाजी चिप खो दिया। वह चिंता करता है कि यदि वे फिर से एकाधिकार खेल की कोशिश करते हैं तो वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि चौथे राजकुमार के पास पहले से अन्य व्यापारी भागीदार हैं। एक बार जब वे महल में पहुंचते हैं तो उन्हें अविश्वसनीय दावत के साथ स्वागत किया जाता है। राजदूत कैसे चॉपस्टिक संभालने नहीं जानता, हमारे नायक की ओर देखता है और अजीब तरीके से खाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि भोजन उठाने में भी संघर्ष करता है। जब चॉपस्टिक से खाना गिरता है तो राजदूत शर्मिंदा होता है, जबकि राजकुमार कहता है कि ये छड़ें कांटे की तुलना में सस्ती और आसान हैं, और एक बार जब वह इन्हें अपने लोगों को दिखाएंगे तो नंगे हाथों से खाने से बीमार होने की चिंता नहीं रहेगी। जैसे ही सूरज डूबता है, महल पर सुनहरी चमक आती है। राजकुमार रात के खाने के बाद मिठाई का आनंद लेंगे। अंत में राजदूत ने यात्रा का कारण बताया। वे हमेशा की तरह अयस्क इकट्ठा करने आए थे, लेकिन इस बार डॉकयार्ड में कोई नहीं मिला। तब हमारे नायक बुरी खबर छोड़ देते हैं। हाल ही में उत्तरी ढलान पर भूस्खलन हुआ। वे इस महीने मलबा साफ करने और उत्पादन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खदान अगले साल तक नहीं खुलेगी। राजदूत ने फिर पिछले महीनों के उत्पादन के बारे में पूछा। हमारा नायक बस कंधे हिलाता है और कहता है कि यह सामान्य से कम था, सभी को खिलाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। भले ही वे पर्याप्त अयस्क खरसने में सफल हो जाएं, यह 2 महीने से अधिक का गेहूं नहीं खरीदेगा। इसलिए वह सुझाव देता है कि वे अपना सौदा बदल दें। राजदूत चिंतित दिखता है और अपने नायक को वापस लौटने का आग्रह करता है। पिछले स्क्रू अप के लिए माफी मांगता है। वह सुझाव देता है कि किले पूल के 6 परिवार 1 महीने के लिए पर्याप्त भोजन उधार देने के लिए सहयोग करें और वादा करता है कि वे इसे अगले साल चुकाएंगे। लेकिन हमारे हीरो के पास ये नहीं है। वह कहता है कि अगर वे विलो टाउन को अयस्क बेचते हैं तो वे किसी का बकाया नहीं रहेंगे। और यहाँ मोड़ है। विलो शहर अपने अयस्क के बदले सोने के ड्रैगन सिक्के पेश कर रहा है। इसके अलावा वे उचित कीमतों पर गेहूं, पनीर, रोटी और शहद का व्यापार करने के लिए तैयार हैं। आप जो भी सोने के ड्रैगन से खरीद सकते हैं, वे बेचने में खुश हैं। लंबे गीत किले से निपटने की बजाय ये नया सेटअप सीमा शहर के लिए अधिक तार्किक है। हमारा नायक पूछता है कि क्या राजदूत अन्य परिवारों के लिए 1 महीने का भोजन उधार देने का निर्णय लेने में प्रभावी है। हमारे नायक को जल्दी से पता चलता है कि राजदूत हनीस्कल परिवार का सदस्य है, जिसमें यह प्रतीक एक मृत उपहार है। राजकुमार मानता है कि राजदूत 6 परिवारों के एक से हो सकता है, परंतु सवाल करता है कि क्या वह ड्यूक रायन और अन्य को सहमत कर सकता है या इसकी गारंटी दे सकता है। लगता है कि हमारे हीरो ने सही बिंदु बनाया, क्योंकि राजदूत का चेहरा खट्टा हो जाता है। दृश्य उस समय पर लौटता है जब राजदूत ने अपने पिता से तर्क करने की कोशिश की थी। यह तर्क दिया कि सीमा शहर के नए शासक चौथे राजकुमार अपने खनिजों और रत्नों के बदले भोजन और रोटी के लिए सहमत नहीं होंगे। उन्होंने उनसे बाजार मूल्य से 30% कम खरीदने का सुझाव दिया, क्योंकि वे अभी भी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन पिता की मक्खीता ने आत्मविश्वास से चिंता को दूर कर दिया, यह कहते हुए कि आलसी सीमावर्ती शहरों के व्यापार मामलों को कभी नहीं संभालेगी। उनका मानना था कि वे बॉर्डर टाउन के संसाधनों को ब्रेड और आश्रय के लिए धोखा देना जारी रख सकते हैं।
वर्तमान क्षण में रेड हेड एम्बेसडर सोचने के बाद महसूस करता है कि हमारे हीरो का एक बिंदु है। वह अपने पिता को भी मना नहीं सका, लेकिन फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता था। लाल हेड ने डुबकी ली और सीमावर्ती शहर से अयस्क और रत्न पत्थर बाजार मूल्य से 30% कम खरीदने की पेशकश की। राजदूत को विश्वास है कि उनका प्रस्ताव विलोटाउन के प्रस्ताव से बेहतर होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विलोटाउन बहुत दूर है, जिससे दानव के महीनों में आश्रय तलाशना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि लंबे गीत का किला आश्रय के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। राजदूत विलोटाउन की ओर जाने वाली बुरी सड़कों का उल्लेख करना शुरू करता है। उत्सुकता से हमारा नायक उसे अपना विचार समाप्त करने का आग्रह करता है। लाल हेड उन खतरों को इंगित करता है जो उस सड़क पर उभर सकते हैं। राजदूत को एहसास होता है कि उसने अनजाने में एक राजकुमार को धमकी दी होगी और आंतरिक रूप से घबराना शुरू कर देता है। हमारा नायक हंसता है, लाल बालों की भ्रम को दूर करता है और बताता है कि उसने कभी भी विलो शहर में शरण लेने का इरादा नहीं रखा। वह बम रेड हेड को आरक्षित पकड़ता है और वह वास्तव में इसे क्रिस्टल स्पष्ट करके एक लूप के लिए राजदूत को फेंक देता है कि वह कहीं नहीं जा रहा है, लंबे गीत किले या कहीं और नहीं। राजकुमार ये समझाते हुए आगे बढ़ते हैं कि सीमा शहर अब सिर्फ कुछ चौकी नहीं बनने वाला है, यह ग्रे महल राज्य का एक पूर्ण हिस्सा बनने वाला है। वह उत्तरी ढलान पहाड़ों से लेकर लाल पानी की नदी तक फैली नई शहर की दीवारों को दिखाने के लिए पंप किया गया है। लाल बालों का जबड़ा फर्श पर टकराता है और वह नायक से दोहरा जांच करता है कि क्या सही सुना है। लड़का दृढ़ता से सिर हिलाता है, इस बात पर जोर देता है कि वे राक्षसों को दूर रखने के लिए यह दीवार खड़ी कर रहे हैं। लाल बालों का दिमाग एक भोज पर वापस चमक गया, जहां रईसों ने प्रिंट भुना दिया। सभी ने हमारे नायक की बेजानकारी पर अच्छी तरह हंसते हुए सोचा था। पहले लाल हेड ने सोचा कि यह सब अमीर लोग एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमारा राजकुमार दीवार के बारे में गंभीर था। चौंकाने वाली बात यह है कि कैसे राजकुमार आनंद का पीछा करने के लिए जाना जाता है, इतने बड़े पैमाने पर कुछ का प्रभार ले रहा है। लाल बाल थोड़ा डरते हुए हमारे नायक को आश्वासन देता है कि जब वह किले पर वापस आएगा तो वह चीजों को बाहर करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि यह नायकों के पक्ष में होगा। अब आधी रात को हमारे नायकों को इस बैकवर्ड्स दुनिया में कोई नाइट लाइफ न होने के कारण निराशा होती है। यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं जब तक कि वे कुछ गालों को ताली बजाने के लिए नहीं उठते। भले ही वह आसानी से किसी को अपनी रात को जीवंत करने के लिए ला सकता था, उसके पास नैतिकता है और वह किसी भी अजीब चीज के लिए झुकेगा। अचानक कोई हमारे नायक पर पीछे से छुप जाता है। वह एक महिला को बागे में दिमाग के साथ एक राजदूत को संभालने के लिए ठाक से ओरल प्रशंसा गाते हुए देखता है। यह संकेत देता है कि राजकुमार पार्टी जीवन का नहीं है। पता चला कि वह एक हत्यारा है, लेकिन हमारा नायक एक सेकंड बर्बाद नहीं करता है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। महिला ने अपना खंजर फेंक कर उसे रोक दिया और आश्वस्त किया कि वह केवल बात करने के लिए यहाँ है। वह उसे शांत होने का अनुरोध करती है। लड़का खंजर से डर जाता है और महिला से पूछता है कि वह कौन है। वह बिना नाम के बम गिराती है, लेकिन कहती है कि वह नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती है, एक उपनाम उसकी बहनों ने दिया था। वह चुड़ैलों के प्रति नायक की हालिया मदद के लिए आभारी है। राजकुमार देखता है कि वह प्रतीक से मेल खाती है जिसे बूढ़े व्यक्ति ने दिखाया था, जो चुड़ैल संघ का था। महिला उसे तेज दिमाग के लिए सराहना देती है, जबकि नायक पूछता है कि क्या वह अन्ना के लिए यहाँ है। वह स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता कि अन्ना के बारे में कैसे जानती है, लेकिन महिलाओं को आश्वासन देती है कि वह अभी भी जीवित है। महिला ने कहा कि उसे पहले से ही पता था और बताती है कि भले ही उसे मार दिया गया हो, चुड़ैल संघ राजकुमार को मारकर राजनीति में हस्तक्षेप की सराहना नहीं करेगा, क्योंकि एक चुड़ैल मारा गया था। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उन्हें कम नहीं आंका सके। लड़का उसे फिर आश्वस्त करता है कि अन्ना अच्छा कर रही है। महिला ने जवाब दिया कि वह पहले से ही जानती है और वह नाना नाम की दूसरी लड़की के बारे में भी जानती है। फिर वह उसे गिराकर बताती है कि वह पिछले 2 हफ्तों से उसकी जासूसी कर रही है, उसके हर चल पर नजर रखती है, जिससे हमारे नायक को वास्तव में परेशानी होती है, क्योंकि इस बेवकूफ को कोई सुराग नहीं था अगर वह जासूसी की जा रही है। वह नायक के करीब आने का इशारा करती है, उसे आश्वस्त करती है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अनिच्छा से लड़का उसके सामने बैठता है। मैं नहीं चाहता, लेकिन महिला असहज रूप से करीब आ जाती है, यह देखते हुए कि वह अलग है, क्योंकि वह उसके या किसी अन्य चुड़ैलों के प्रति कोई डर नहीं दिखाता है। वह और भी करीब है। राजकुमार मजाक में उसे पीजी रखने के लिए कहता है। यह नहीं चाहता कि यूट्यूब वीडियो पर उम्र प्रतिबंध लगाए। महिला आखिरकार अपना हाथ वापस ले लेती है और सीधी बात करती है कि वह यहाँ अन्ना और नाना को लेने आई है। लड़का तुरंत इनकार करता है, जोर देकर कि वे यहाँ खुश हैं और उसकी देखरेख में सुरक्षित हैं। महिला तर्क देती है कि वे चुड़ैल संघ के साथ सुरक्षित होंगे, जहां उनका परिवार की तरह इलाज किया जाएगा। लेकिन लड़का लगातार दबाव डालता है, जबकि चुड़ैल एसोसिएशन के पास घर के लिए एक स्थायी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके सैनिक लगभग 1 महीने पहले जंगल में छिपे एक शिविर पर ठोकर खा गए थे और पटरियां एन की ओर जाती थीं, लेकिन उस दिशा में सिर्फ अंतहीन पहाड़े हैं। महिला ने अपनी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि वे बाहरी लोगों और खतरों से सुरक्षित रहने के लिए उजाड़ पहाड़ों पर आधारित हैं। लेकिन लड़का आश्वस्त नहीं होता। उसने बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को इंगित किया, जो लड़कियों के जीवन को कठिन बना देती है। उसे यह भी याद आता है कि बूढ़े आदमी ने एसोसिएशन के लक्ष्य के बारे में क्या बताया था, जो सभी चुड़ैलों को इकट्ठा करना और पवित्र पहाड़ों को ढूंढना था, जहां वे वास्तव में सुरक्षित हो सकती हैं।
वह पूछता है कि क्या महिला का मन में एक ही लक्ष्य है। महिला ने जवाब दिया कि वह उसे जवाब नहीं दे सकती।